हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम 5 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड। आइए शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि स्लीपी क्लासेस द्वारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का लास्ट बैच लॉन्च कर दिया जा चुका है। एनवायरमेंट की लाइव क्लासेस वहाँ पर कंडक्ट की जा रही हैं। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एफएलटीज, अपार्ट फ्रॉम दैट लाइव क्लासेस का एक्सेस यहाँ पर दिया जा रहा है। स्पेशल फीचर्स में आपकी इको सर्वे और बजट की स्पेशल क्लासेस यहाँ पर कंडक्ट की जाएंगी। तो फॉर श्योर यदि आप चाहते हैं अपनी 2024 की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाना तो इस कोर्स में एनरोल कीजिए। कोई भी आपका क्वेरी रहे, कोई भी आपके इश्यूज रहे, आप इस टोल फ्री नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करके उन्हें रिजॉल्व करवा सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ। सिंपल सा सवाल है, लीप अहेड इनिशिएटिव, थोड़ा करंट अफेयर बेस्ड है कि रिसेंटली आपने इनिशिएटिव लॉन्च होते हुए जरूर सुना होगा। तो बताइए ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है इनमें से कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इसका ऑब्जेक्टिव करेक्टली यहां पर डिफाइन करती है। तो बेसिकली 4 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। पहले में कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करनी है यंग पीपल के लिए। सेकंड कह रहे हैं कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ऊपर फोकस्ड है कि उन प्रैक्टिसेस को यहां पर प्रमोट किया जाएगा ताकि जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं उन्हें यहां पर एड्रेस किया जा सके। फिर थर्ड में कह रहे हैं कि भैया मेंटरिंग और फंडिंग सपोर्ट यहां पर टेक स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जाएगा। एंड फोर्थ में कह रहे हैं कि अडॉप्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज ताकि ट्रांसफॉर्म एज वेल एज मॉडर्नाइज किया जा सके प्रोसेसेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज। तो 4 ऑप्शंस दी गई हैं, थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो यहां आपकी करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन है। स्टार्टअप से रिलेटेड, स्टार्टअप्स को जो मेंटरिंग और फंडिंग सपोर्ट चाहिए रहता है उसी के लिए लीप अहेड इनिशिएटिव यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि ये इनिशिएटिव ज्वाइंट कोलैबोरेशन है ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, ठीक है जी, सिटपी जिसे हम कहते हैं, STPI, राइट, एंड इंडस एंटरप्रेन्योर्स जो आपका दिल्ली NCR का है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी है। इस तरीके के जो इनिशिएटिव्स रहते हैं उन्हें भी हमें ट्रैक में रखना है। तो ऑब्जेक्टिव यहां पर क्या है कि यदि कोई ऐसा स्टार्टअप है जो कि स्केलिंग स्टेज पर है, ग्रोथ स्टेज पर है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन यहां पर करना चाहते हैं या फिर एक्सपेंशन यहां पर प्लान कर रहे हैं, ठीक है जी, इनटू द न्यू ज्योग्राफिकल लोकेशंस, तो वो इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का फायदा उठा सकते हैं थ्रू मेंटरिंग एंड फंडिंग सपोर्ट ऑफ अप टू 1 CR। तो इस केस में आपको 3 महीने की इंटेंसिव ट्रेनिंग यहां पर प्रोवाइड की जा रही है, हाइब्रिड मोड में, इन पर्सन एज वेल एज वर्चुअल, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर उन स्टार्टअप्स के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है, ठीक है, जो कि यहां पर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं प्रोडक्ट फिट, मार्केट फिट, ठीक है जी, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं किस प्रकार का उनका कस्टमर सेगमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट कैसे वो ग्रोथ को और यहां पर प्रमोट कर सकते हैं। तो बेसिक से फीचर्स यहां पर आपको दिए गए हैं कि फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, फंड रेजिंग टिप्स यहाँ पर मास्टर क्लासेस इन्वेस्टर्स द्वारा यहाँ पर दी जाएंगी, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को कैसे टैप करना है वो यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो डेफिनेटली ये उन टेक स्टार्टअप्स के लिए हैं जो कि करंटली खुद को एक्सपैंड करना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड आपका ये सवाल है। तो सवाल इस तरीके से कि कंसिडर कीजिए 2 कंट्रीज हैं A एंड B और दोनों ही स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर विटनेस कर रही हैं, बट विद डिफरेंट अप्रोचेस टू इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है विच इज मोस्ट लाइकली टू ड्राइव हायर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इन कंट्री ए। तो 4 ऑप्शंस दी गई हैं कि ऐसा इन 4 पैरामीटर्स में से, इन 4 फैक्टर्स में से कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ज्यादा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन देखने को मिलेगी हमें कंट्री ए में। ध्यान रखना कि कंट्री ए के पर्सपेक्टिव से यहां पर आपको आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना बहुत जरूरी है। ताकि 4 ऑप्शंस देखते हैं। पहली ऑप्शन में कह रहे हैं कि कंट्री ये एक्सपीरियंस कर रही है इन्फ्लेशन 7% की। कंट्री बी के लिए कह रहे हैं कि भैया वहां पर स्टेबल प्राइसेस देखने को रह रहे हैं, ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं कि कंट्री ये हेविली सब्सिडाइज है फॉरेन कंपनीज के लिए जो कि इन्वेस्ट करना चाहती है मैन्युफैक्चरिंग में, वहीं कंट्री बी जो है वो फोकस करती है डोमेस्टिक बिजनेसेस के ऊपर। थर्ड में यहां पर कहा जा रहा है कि दोनों ही देश के पास सिमिलर एक्सेस है कैपिटल का, बट कंट्री ए मेंटेन करती है कंसिस्टेंटली लोअर बोरोइंग कॉस्ट। और फोर्थ ऑप्शन कह रही है कि कंट्री ए में सिग्निफिकेंटली हायर ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन देखने को मिल रही है देन द कंट्री बी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर आपको दिए गए हैं 2 पर्टिकुलर इकोनॉमी से रिलेटेड। आपको अगेन आई रिपीट क्या बताना है कि सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर कौन सा रहेगा जिसके चलते हायर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कंट्री ए में। थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो बेसिकली जो आपकी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है कि नए एसेट्स की क्रिएशन यहां पर की जा रही है, नए जो आपकी इन्वेंट्रीज के स्टॉक यहां पर क्रिएट किए जा रहे हैं, वो सारे आपका कैपिटल फॉर्मेशन में आता है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है वो एक तरीके का इंडिकेटर है किसके लिए, कि किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है। क्योंकि जितना
कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जितने नए नए एसेट्स यहां पर क्रिएट की जाएंगी, नई मशीनरीज, नई बिल्डिंग्स क्रिएट की जाएंगी, तो मतलब उतना ही इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर जानना है, तो पहले स्टेटमेंट को यहां पर देखते हैं कि कंट्री ए में इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है 7% की, बट कंट्री बी में प्राइसेस स्टेबल हैं। तो भैया जिस पर्टिकुलर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर डिस्करेज करता है इन्वेस्टमेंट को, कि थोड़ी अनसर्टेनिटी है कि फ्यूचर में प्राइसेस किस तरीके के रहेंगे। तो ये फैक्टर तो नहीं रिस्पॉन्सिबल जिसके चलते ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिले। सेकंड में कह रहे हैं कि कंट्री ये हेविली सब्सिडाइज करती है फॉरेन कंपनीज को जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वहीं कंट्री बी जो है वो फोकस कर रही है डोमेस्टिक बिजनेसेस के ऊपर। हाँ, ये एक फैक्टर यहां पर हो सकता है कि जिसके चलते हम इन्वेस्टमेंट और यहां पर बढ़ाना चाहते हैं, राइट। चलिए कंट्री सी की अगर हम यहां पर बात करें, उसमें कहा जा रहा है कि दोनों कंट्रीज में सिमिलर एक्सेस टू कैपिटल है, बट कंट्री ए में ना लोअर बोरोइंग कॉस्ट यहां पर देखने को मिलती है, कि कम इंटरेस्ट रेट वहां पर देखने को मिलता है। तो जब कम इंटरेस्ट रेट रहेगा तो इजीली यहां पर जो कंपनीज है वो डेट फाइनेंसिंग को अवेल करते हुए बैंक से लोन इजीली ले सकते हैं एंड फर्दर अपने एक्सपेंशन के प्लान्स यहां पर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कम इंटरेस्ट रेट वाला भी फैक्टर बहुत कंट्रीब्यूटिंग रोल प्ले करेगा कि ज्यादा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इंटरेस्ट रेट कम है तो इजीली यहां पर इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। वहीं फोर्थ पॉइंट देखें कि कंट्री ए में सिग्निफिकेंटली हायर ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन है देन द कंट्री बी। तो देखिए जो हमारा ओवरऑल नेशनल इनकम है उसके दो पार्ट्स रहते हैं कि तो कितनी यहां पर कंजम्पशन हो रही है, और जो कंजम्पशन के अलावा जो बाकी बचा वो आपकी सेविंग्स है। तो कंजम्पशन अगर ज्यादा देखने को मिल रही है तो सेविंग्स थोड़ी कम होंगी, फॉर श्योर। सेविंग्स कम होगी तो भैया इन्वेस्टमेंट पे भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट यहां पर पड़ेगा। ऑल्दो पूरा जो नेचर है यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन का और इन्वेस्टमेंट का बहुत डायनामिक है, बहुत सारे फैक्टर्स यहां पर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। बट एक सिंपल सा फैक्टर हम यहां पर अज्यूम कर सकते हैं जिस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे कि भैया अगर ज्यादा ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन देखने को मिल रही है एक ऐसे देश में, तो शायद वहां पर सेविंग्स कम हो रही होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार का आप थोड़ा सा आइडिया यहां पर एक अजम्पशन यहां पर आप ले सकते हैं, राइट। क्योंकि जो बाकी आपके फैक्टर्स हैं उनका फॉर श्योर यहां पर इंपैक्ट पड़ेगा, बट ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसमें बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स भी यहां पर देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर बात आती है बी और सी के बीच में। तो कहीं ना कहीं कंट्री ए को यह भी इंश्योर करना है कि जो उनके द्वारा डोमेस्टिक मार्केट में जो कंपनीज हैं वो भी यहां पर अपने कैपिटल को मोबिलाइज करें और फर्दर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर कहीं ना कहीं जो कम बोरोइंग कॉस्ट वाला फैक्टर है वो ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग रोल प्ले कर सकता है, ठीक है, जिसके चलते सी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगी। तो वही चीज आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन भी बताई गई है कि पहली बात ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बेसिकली हम कैसे कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ आउटलेज ऑन एडिशंस टू फिक्स्ड एसेट्स ऑफ इकोनॉमी, और जो यहां पर इन्वेंट्रीज में चेंज देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है, या जिसे हम पहले ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते थे कि इन्वेस्टमेंट का इंडिकेटर है आपका ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। तो हायर इन्फ्लेशन की वजह से कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी डिस्करेज रहेगी क्योंकि अनसर्टेनिटी है प्राइसेस को लेके। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो सब्सिडीज हैं डेफिनेटली यहां पर स्पेसिफिक सेक्टर्स को बूस्ट कर सकती हैं, बट ओवरऑल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन यहां पर होगी वो यहां पर हम एकदम से यहां पर नहीं कह सकते, ठीक है। इट माइट नॉट ट्रांसलेट टू ओवरऑल ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन अगर कैपिटल सिंपली इंटरनली ही वहां पर शिफ्ट करता है, ठीक है। कैपिटल वहीं पर आपका बार बार रोटेट करता जा रहा है कि बाहर की कंपनी जा रही है, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर रही है, थोड़ा बहुत ग्रो यहां पर कर रही है, ठीक है। बट जो लोअर इंटरेस्ट रेट्स वाला फैक्टर है वो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके चलते जो बिजनेसेस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो कम इंटरेस्ट रेट पर वहां पर बोरोइंग कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो और इन्वेस्टमेंट यहां पर करेंगे नई मशीनरीज में, नई बिल्डिंग्स में और नए ऐसे प्रोडक्टिव एसेट्स में। और वहीं जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन का पॉइंट था कि भैया अगर वो ज्यादा देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो आपके रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्ट होते हुए दिखेंगे अवे फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्टिव एसेट्स की, उसकी वजह से हमारे कंजम्पशन यहां पर ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बट यदि ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है तो मतलब एग्रीगेट डिमांड यहां पर बढ़ रही है, विच इन टर्न विल इंपैक्ट कि भैया उस तरीके से सप्लाई भी उसको कोरिलेट करे, ठीक है, कि वैसा इक्विलिब्रियम यहां पर मेंटेन करे। और सप्लाई बढ़ाने के लिए तो भैया उस प्रकार की फिर इन्वेस्टमेंट यहां पर आ सकती है। मतलब पॉइंट यही है कि जो इंपैक्ट रहेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन का ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में वो बहुत ही डायनामिक है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है कि मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर यहां पर बेस्ड है, ठीक है। तो यहां पर देखना पड़ेगा किस प्रकार की कंजम्पशन यहां पर की जा रही है, किस प्रकार से रिसोर्सेज की एलोकेशन यहां पर की जा रही है। तो इसी वजह से हम इस फैक्टर को यहां पर कंसिडर नहीं करते हुए जो सबसे श्योर शॉर्ट फैक्टर है लो इंटरेस्ट रेट्स का उसे यहां पर करेक्ट मार्क करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं तो हमें प्रिपेयर रहना है ऐसे सवालों के लिए, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर यहां पर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल रिसीट्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं, बताना है कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट है। पहले में कह रहे हैं जो आपकी कैपिटल रिसीट्स है दे आर ऑलवेज डेट क्रिएटिंग इन नेचर। सेकंड में कह रहे हैं कि
जो आपका इंक्रीज होगा अगर रेवेन्यू रिसीट्स में, तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा फिजिकल डेफिसिट के ऊपर। एंड थर्ड में कहा जा रहा है एक्सटर्नल ग्रांट्स आपकी कैपिटल रिसीट्स के तरीके से कंसिडर की जाती हैं। तो 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताइए कितनी स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हैं। तो देखिए जो कैपिटल रिसीट्स हैं तो हमेशा वो डेट क्रिएटिंग नेचर की नहीं रहेंगी, नॉन डेट क्रिएटिंग नेचर की भी रहती हैं। माने डेट क्रिएटिंग नेचर की कैपिटल रिसीट्स कौन सी हुई कि जो सरकार द्वारा अपना फिजिकल डेफिसिट पूरा करने के लिए बोरोइंग्स यहां पर की जा रही हैं, उस फिजिकल डेफिसिट को भरने के लिए जो बोरोइंग्स की जा रही हैं उन्हें हम कहते हैं डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, जो उधार यहां पर लिया जा रहा है। ठीक है, बट नॉन डेट क्रिएटिंग की भी हो सकती है कि भैया सरकार अपनी डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी से यहां पर पैसा कमा रहा है, अपने एसेट्स को यहां पर बेच रहा है, तो वो नॉन डेट क्रिएटिंग की कैपिटल रिसीट है। तो पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई। सेकंड में कह रहे हैं कि यदि रेवेन्यू रिसीट्स में इंक्रीज देखने को मिलता है तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा फिजिकल डेफिसिट में, कि डेफिनेटली अगर सरकार की इनकम यहां पर बढ़ती है तो उस केस में हम फिजिकल डेफिसिट को और थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट यहां पर हमारी करेक्ट है। थर्ड में कहने कि एक्सटर्नल ग्रांट्स जो हैं दे आर कंसीडर्ड एज कैपिटल रिसीट्स, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। एक्सटर्नल ग्रांट्स को हम अपनी रेवेन्यू रिसीट्स में यहां पर दिखाते हैं और एक ही स्टेटमेंट करेक्ट होते हुए ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपके एक्सटर्नल ग्रांट्स हैं ये नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स में इंक्लूड किया जाता है। वहीं जो हमारी कैपिटल रिसीट्स हैं उसमें आपकी नॉन डेट रिसीट्स भी रहती हैं, डेट रिसीट्स भी रहती हैं। और डेट रिसीट्स जैसे मैंने आपको पहले बताया इट रिप्रेजेंट्स कि सरकार कितनी यहां पर बोरोइंग कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी बिल्कुल कमांड पे रखना है, रिवाइज करते रहना है ताकि ऐसा क्वेश्चन आप इनकरेक्ट ना करें। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, कोर इन्फ्लेशन से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको यहां पर बताना है। पहले में कह रहे हैं कि ड्यू टू देयर वॉलेटिलिटी, जो आपके फूड और फ्यूल प्राइसेस हैं वो रैपिड शिफ्ट्स यहां पर विटनेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब उनका जो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो भैया ऊपर नीचे वहां पर लाइंस देखने को मिलेंगी कि वॉलेटाइल नेचर की हैं। ठीक है जी, वहीं जो कोर इन्फ्लेशन है वो जब आपका चेंज होता है इट टेंड्स टू चेंज एट स्लोअर पेस, कि उतना ग्रेजुअली हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से फूड एंड फ्यूल प्राइसेस शिफ्ट कर रहे हैं तो वैसे कोर इन्फ्लेशन शिफ्ट नहीं करती, वो ग्रेजुअली अपने चेंजेस यहां पर लेके आती है। ठीक है, सेकंड में कह रहे हैं कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो हेल्प करती है आइडेंटिफाइंग अंडरलाइंग ट्रेंड जो है हेडलाइन इन्फ्लेशन में, एंड इट इज बिलीव टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इन्फ्लेशन बेटर। तो ये 2 स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं। कोर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो इजीली आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए। तो कोर इन्फ्लेशन बेसिकली यहां पर क्यों कैलकुलेट की जाती है वो पता होना जरूरी है, बट उससे पहले कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है भाई। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन सिंपल तरीके से जो सीपीआई कंबाइंड कैलकुलेट किया जाता है, रूरल और अर्बन के दोनों को मिलाकर जो सीपीआई कंबाइंड कैलकुलेट किया जाता है वो जो कि रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल इन्फ्लेशन, उसे हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो सीपीआई के 6 ग्रुप्स हैं भाई, उन 6 ग्रुप्स में 2 ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि वॉलेटाइल नेचर के हैं, फूड एंड बेवरेजेस और जो आपका फ्यूल एंड लाइट है। तो ये जो दोनों वॉलेटाइल नेचर के ग्रुप्स हैं, जब इन्हें हम एक्सक्लूड कर देते हैं सीपीआई की कैलकुलेशन से तो हमारे पास आता है कोर इन्फ्लेशन, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि भैया जो आपकी वॉलेटाइल आइटम्स हैं उनको निकालते हुए बाकी जो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें किस प्रकार का ट्रेंड यहां पर देखने को मिला, अंडरलाइंग ट्रेंड यहां पर आइडेंटिफाई करता है कि ये तो वॉलेटाइल है ही, इनमें तो प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आएगी, बट ओवरऑल बाकी कैसा ट्रेंड यहां पर चल रहा है, जिसके चलते हम फ्यूचर इन्फ्लेशन को और बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इन दोनों की जो प्राइसेस हैं वो कंप्लीटली सप्लाई डिमांड के ऊपर निर्भर करती है। बाकी कमोडिटीज के भी जो प्राइसेस हैं वो सप्लाई डिमांड के ऊपर ही निर्भर करते हैं, बट उनमें फिर भी यहां पर थोड़ा स्टेबिलिटी देखने को मिलता है जब हम इनके साथ उसे कंपेयर करते हैं, इन 2 ग्रुप्स के साथ, फूड एंड बेवरेजेस एंड फ्यूल एंड लाइट, राइट। तो उससे हमारे पास आती है यहां पर कोर इन्फ्लेशन। तो इसी वजह से इन 2 कैटेगरीज की वॉलेटिलिटी की वजह से इनका जो ग्राफ रहता है वो बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलता है, एंड कोर इन्फ्लेशन फिर भी हमें थोड़ा सा ग्रेजुअल चेंजेस वहां पर दिखाता है। वहीं अगर हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि आइडेंटिफाई करता है अंडरलाइन ट्रेंड इन हेडलाइन इन्फ्लेशन, कि 2 वॉलेटाइल ग्रुप्स को बाहर निकाल के देखो कि अब ओवरऑल जो बाकी ग्रुप्स हैं उनमें किस प्रकार का ट्रेंड यहां पर देखने को मिल रहा है, ताकि फ्यूचर में किस प्रकार की इन्फ्लेशन रहेगी उसे हम और बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट कर सके। तो आरबीआई इस प्रकार से कोर इन्फ्लेशन को यहां पर यूज करता है, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हुए सी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो भैया ये आपके जो 6 ग्रुप्स थे उनके बारे में हमने पहले ही कहा, तो इसमें से जो आपका ये फूड एंड बेवरेजेस एज वेल एज फ्यूल एंड लाइट वाला ग्रुप है इसे हम बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास कोर इन्फ्लेशन आ जाती है। अच्छा, एक और टर्म है रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन। रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन, तो आपके लिए होमवर्क यही है, कमेंट बॉक्स में बताओ कि रिफाइंड कोर इन्फ्लेशन फिर किस तरीके से निकाली जाती है, राइट। और ये ग्राफ भी आपको यहां पर दिखा दिया गया है कि भैया आप फूड और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसको यहां पर थोड़ा ट्रैक कर सकते हैं, और कोर इन्फ्लेशन आप देखेंगे थोड़ा ग्रेजुअली यहां पर मूव करिए। बल्कि अगर हम फूड इन्फ्लेशन को यहां पर ट्रैक करें तो उसमें भैया
अप एंड डाउन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, वॉलेटाइल नेचर का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए, तो आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डेवलप होगी हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू इंटरेस्ट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। पहले भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया, दोबारा समझ लेते हैं। तो दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। तो पहले में कह रहे हैं इट इज अ गैप बिटवीन द इंटरेस्ट जो कि चार्ज किया जाता है पब्लिक डेट के ऊपर एंड जो एवरेज ग्रोथ रेट इकोनॉमी में देखने को मिलती है। सेकंड में कह रहे हैं कि भैया इंपॉर्टेंट है टू असेस द डेट सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इकोनॉमी। तो क्या है ये इंटरेस्ट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो देखिए यहां पर ना दो तरीके की टर्म्स होती हैं और बहुत लोग इस चीज से रिलेटेड कंफ्यूज भी हुए हैं। एक आता है ग्रेड, ग्रोथ रेट इंटरेस्ट डिफरेंशियल। यहां पर बात हो रही है IGRD के बारे में, इंटरेस्ट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। तो बेसिकली कोई भी इकोनॉमी अगर ग्रो करना चाहती है और नए इस प्रकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर वहां पर करना चाहती है, नए एसेट्स क्रिएट करना चाहती है, तो उन्हें यहां पर बोरिंग्स करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो जब वो बोरिंग्स करेंगे तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट वहां पर पे करेंगे, राइट। बट जब वो ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनकी इनकम भी यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, राइट। तो वो इनकम डायरेक्ट पैरामीटर है ग्रोथ रेट के साथ, कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी तो मतलब वहां पर इनकम भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अब इंडिविजुअल के हिसाब से देखो कि यदि मैं किसी एक पर्पस के लिए, किसी बिजनेस के लिए यहां पर लोन ले रहा हूं, ठीक है, और मुझे वहां पर उसकी किस्त भरनी है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट पेमेंट यहां पर करना है, तो डेफिनेटली जो मेरी यहां पर ग्रोथ हो रही है वो उस इंटरेस्ट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो मैं उस इंटरेस्ट की पेमेंट कर पाऊंगा, राइट। तभी तो मेरे लिए वो सस्टेनेबल चीज रहेगी। तो वही इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी देखो कि जो सरकार यहां पर उधार उठा रही है उस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, वो यदि आपका ज्यादा देखने को मिल रहा है देन द एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, तो मतलब वो अनसस्टेनेबल नेचर का देखने को मिल रहा है। तो यदि इंटरेस्ट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल आपका पॉजिटिव है तो भैया वो डेट अनसस्टेनेबल है, ठीक है। और अगर हम इसको ग्रेड के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे ग्रोथ रेट इंटरेस्ट डिफरेंशियल, तो उस केस में क्या होगा कि ग्रोथ रेट माइनस इंटरेस्ट। तो अगर ये पॉजिटिव देखने को मिल रहा है तो आपका डेट सस्टेनेबल है, ठीक है। तो सिर्फ टर्म्स को यहां वहां किया है, राइट। आई होप यहां पर आपको समझ में आ गया। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है आपकी डेट सस्टेनेबिलिटी मेजर करने के लिए दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट होते हुए सी ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 3 यहां पर कंडक्ट किया जा रहा है 20 जनवरी को, जिसका स्ट्रैटेजी सेशन फिर 22 जनवरी को यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। सो इंपॉर्टेंट है इस तरीके के मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना, ताकि आप असेस कर सकें कि किस प्रकार की प्रिपरेशन आपकी यहां चल रही है एंड उस हिसाब से आप वैसे डिसीजंस वहां पर ले सकें कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को रियलाइन यहां पर करना है। तो डेफिनेटली जीएस एज वेल एज सीसैट का मॉक टेस्ट यहां पर दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को यहां पर इवैल्यूएट कीजिए एंड स्ट्रैटेजी सेशन का डेफिनेटली यहां पर हिस्सा बनिए, क्योंकि उससे आपको फिर और चीजें यहां पर पता लगेंगी कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।